गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो की सड़कें काफ़ी चौड़ी थीं और 2 बैलगाड़ियां एक साथ आ जा सकती थी, इतनी चौड़ी थी, 33 फुट, तो काफ़ी चौड़ी थी। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 43, दूसरा पैराग्राफ। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं उनके दोनों तरफ क्या है, घर हैं। लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीढ़ दिखाई देती है, यानी पिछला हिस्सा दिखाई देता है। मुख्य सड़क की ओर किसी भी घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती है। तो जो उनकी व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो की, कार्बूजिए ने जब चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था तो क्या उसने वह प्रेरणा वहीं से ली थी? क्योंकि वही व्यवस्था वहां देखने को मिलती है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इसका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तरफ आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद है, ढकी हुई हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि गंदी नालियां बीमारियां फैलाती हैं, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ढकी नालियों की व्यवस्था की थी। तो वे अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत थे। यह चेतना हमें उन लोगों में देखने को मिलती है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। मुख्य सड़क जैसे 33 फुट चौड़ी है, ये जो बस्ती की सड़कें हैं 9 से 12 फुट चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंधन, जो परम आवश्यक है पीने के जल के लिए। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए, यानी ये भी पक्की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची, यानी यह अपने आप में अनूठी सभ्यता है, जो पहली सभ्यता है कि कुएं खोदकर जल प्राप्त करने की इनकी व्यवस्था थी। यानी ये कुएं की खुदाई में माहिर थे और वो भी पक्की ईंटों से उसको बांधते थे। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे, यानी सारे लोगों के लिए कुएं की व्यवस्था थी। नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? यानी हम लोग क्या देखते हैं, नदी है, सिंधु नदी है, कुएं हैं, 700 कुएं मिले हैं, कुंड है, बड़ा सा कुंड प्राप्त हुआ है, हर घर में स्नान घर है और बेजोड़ पानी की जो निकासी की व्यवस्था है। शहर से सारा गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जाल से शहर से बाहर निकालने की जो व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था को देखकर हम इसे जल संस्कृति की कह सकते हैं? लेखक हमसे सवाल कर रहे हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी का हल्का है। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी होगी, यानी जो मोटी मोटी दीवारें हैं उस पर दूसरी मंजिल बनाई गई होगी। हमें वहां पर दुमंजिले मकानों
के भी प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वहाँ सीढ़ियों के प्रमाण अभी भी हैं। तो सीढ़ियाँ छत पर जाने के लिए होती हैं, पक्की सीढ़ियाँ हैं। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह होंगे। छत को रोकने के लिए जो शहतीर लगाए जाते हैं उसके लिए वो छेद होंगे। सभी घर ईंट के हैं, इसके एक ही आकार की ईंट 1:2:4 के अनुपात की। सभी भट्टी में पकी हुई, अब पकी ईंटें हैं तो पकाई गई होंगी। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी, यानी वहाँ पक्की ईंटों का ही ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं, यानी खिड़कियां भीतर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं। केवल ऊपरी मंजिल में ही बाहर की तरफ खिड़कियां हो सकती हैं, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी बहुत स्थानों पर हम देख सकते हैं कि आप कुछ राज्यों में चले जाइए, जैसे बिहार, यूपी, आप देखिएगा कि वहाँ जो घर बनाए जाते हैं बीच में बड़ा सा आंगन होता है, खुला सा आंगन, और आंगन के बाद बड़ा सा बरामदा होता है, और उसके बाद रूम होते हैं, कमरे होते हैं। तो काफ़ी हवा और रोशनी की व्यवस्था हो जाती है। तो हो सकता है वही उस समय भी रही हो, बाहर की तरफ खिड़कियाँ नहीं होती होंगी, लेकिन भीतर की तरफ खिड़कियाँ थी। जैसे अभी भी मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने पुराने जो घर देखे हैं, उन घरों की व्यवस्था मैंने देखी कि बाहर की तरफ, जो मेरा पुराना घर था जो अब नहीं है, टूट गया, वो ख़त्म, समाप्त हो गया, तो बाहर की तरफ एक भी खिड़की नहीं थी। बाहर मतलब जो सड़क की तरफ दीवार हैं सारे, एक भी खिड़की देखने को नहीं थी। मुझे जहाँ तक याद है एक भी खिड़की नहीं थी। हाँ, आंगन में भीतर वाला जो दीवार था, जो आंगन से जुड़ा हुआ था, उसमें खिड़की थी, दरवाज़ा था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से हो या कुछ काम हो। तो ऐसी व्यवस्था मैंने भी देखी है, परंतु उस समय की नहीं, अभी जो थी, वो मेरे बचपन की बातें हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है, व्यवस्थित और नियोजित। शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं, यानी काफ़ी बड़ा घर है, तो मुखिया का घर होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 45 से, जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है, उससे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं अतीत में दबे पाँव।